नमस्कार, राजपथ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 2024 की बिसात बिछने लगी है और इस बिसात के शक्ति प्रदर्शन की आज दो तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन बना लिया है और आज दरअसल 26 पार्टियां बेंगलुरु में इस बैठक में शामिल हुई, ऐसा दावा किया गया। तो एक तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक जारी है जिसमें पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और एनडीए रणनीति बनाने में जुट गई है। गहन मंथन चल रहा है। चुनावी राजनीति के चाणक्य अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन ने एकता की हुंकार भरी। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों ने मोदी को हराने पर मंथन किया है। इस मंथन से विपक्षी गठबंधन ने नया नाम दिया है। नाम है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 2024 में एनडीए के सामने इंडिया नामक गठबंधन होगा। वैसे देखें तो पीएम मोदी के आगे विपक्ष पस्त है, क्योंकि अभी तक किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन सभी विपक्षी दल एकजुट होकर 24 में मोदी का मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। हालांकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने एजेंडे के साथ 24 की लड़ाई के लिए एक साथ आने की यहां पर कोशिश विपक्षी दल जरूर कर रहे हैं। 23 जून की बैठक और आज की बैठक में एक बड़ा अंतर यह दिखा कि 23 जून की बैठक में 15 से 16 विपक्षी दल थे, जबकि आज की बैठक में दावा किया गया कि 26 पार्टियां शामिल हुई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछली बैठक में चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, लेकिन इस बार दरअसल बैठक में शामिल हुए और हमला बोला। तो 2024 में इंडिया गठबंधन टीम मोदी पर भारी पड़ेगी या फिर पीएम मोदी का न्यू इंडिया ही जीत का मंत्र बनेगा, ये तो अगले साल ही पता चल पाएगा। लेकिन वार पलटवार की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार किया। विपक्ष पर परिवारवाद और करप्शन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है, रणनीति बननी शुरू हो गई है। लेकिन अगर 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगता है कि बीजेपी ने 225 सीटों की फिक्स डिपॉजिट कर दी है।
वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए, तब आप समझेंगे कि मोदी की स्ट्रेटेजी के आगे विपक्ष ठहरता क्यों नहीं दिख रहा है। मोदी प्लान तैयार, विपक्ष में भ्रम बरकरार। महागठबंधन का नामकरण बदलेगा समीकरण। मोदी के खिलाफ कौन फेस ऑफ इंडिया। मोदी की 225 सीटों के फिक्स डिपॉजिट। बहुमत की 82% सीटों पर जीत फिक्स। 2024 के लिए मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सियासी माहौल गर्म है। दोनों जगह की दूरी 2174 किलोमीटर है और दोनों जगह पर एनडीए और विपक्षी मोर्चा रणनीति बनाने के लिए जुटे। बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों ने मंथन किया। 2024 के चुनाव को लेकर एकजुट होने की कोशिश की तो दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए की 38 पार्टियां स्ट्रैटेजी बना रही हैं। 2014 और 2019 में पीएम मोदी के तूफान के सामने विपक्ष कहीं भी नहीं टिक पाया। दोनों चुनाव में एनडीए की आंधी ऐसी चली कि विपक्ष हवाई हो गया। स्पष्ट जनादेश के साथ एनडीए लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है और एक बार फिर से चुनावी रणनीति में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव अगले साल के अप्रैल और मई में होने हैं और इस चुनाव में भी पीएम मोदी विपक्ष पर भारी पड़ सकते हैं। वजह जानने के लिए आंकड़ों पर जरा ध्यान दीजिए। 2024 में कौन मारेगा बाजी। 2019 में एनडीए को 352 सीटें मिली। 225 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत। इनमें से 105 सीटों पर जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा। 200 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यानी एक तरह से देखें तो बीजेपी के लिए राह आसान है क्योंकि 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर काफी ज्यादा है और ये बीजेपी के फिक्स डिपॉजिट से कम नहीं। 2024 के लिए बीजेपी 400 सीट पर जीत का टारगेट रखकर प्लानिंग कर रही है और इसमें आगे भी बढ़ रही है। बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, मुकेश सहनी की वीआईपी से हाथ मिलाया। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से गठबंधन किया। महाराष्ट्र में शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को एनडीए में शामिल किया। 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी, जिसे शानदार बताया गया। 2024 में बीजेपी और इसमें इजाफा करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जो विपक्ष की हुकूमत वाले हैं। विपक्षी हुकूमत वाले राज्य पर बीजेपी का फोकस। 13 राज्यों पर विपक्षी पार्टियों का शासन, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना भी शामिल है। इन 13 राज्यों में 543 में से 298 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 119 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 40 में से 39 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। लेकिन आज हालात अलग हैं। आज बिहार में जेडीयू और आरजेडी साथ में है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के लिए बिहार काफी टफ राज्य बन जाएगा। हालांकि बीजेपी काफी पहले से चुनाव को लेकर प्लानिंग में जुटी है और बीजेपी के साथ कई क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, तो उधर विपक्षी मोर्चे की भी तैयारी जारी है। लगातार 2 बार से मात खा रहा विपक्ष इस बार करो या मरो के मूड में दिख रहा है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष को मात देने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो विपक्षी पार्टियों ने नाम के ऐलान के बाद ताल ठोका। आइए आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा है। Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है।
आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है। चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, क्या अपडेट, बैठक में किन पहलों को लेकर चर्चा चल रही है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि हम वहां पर मौजूद हैं अशोका होटल, जहां पर ये एनडीए की बैठक चल रही है। लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है जब ये बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर इसी पोस्ट पर उनका स्वागत हुआ, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। यहीं पर कह सकते हैं कि भारत के 4 अलग दिशाओं से लोगों ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी ने उनका स्वागत किया। ये बड़ा संदेश है बिहार के लिहाज से, नीतीश कुमार के लिहाज से। इसके अलावा फिर ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो ये तमाम जो यहाँ पर स्वागत सत्कार हुआ। फिर जब वो अंदर गए तो आपने तस्वीरें देखी कि कभी वो किसी से गले मिले, जो अक्सर देखने को नहीं मिलता। अक्सर हमेशा ये विदेशों से ऐसी तस्वीर आती है, लेकिन जो आत्मीयता थी, जो उन लोगों के अंदर भी उत्साह था। लेकिन जाहिर तौर पे आज एनडीए की बैठक बहुत लंबे समय बाद हो रही है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी का फैसिलिटेशन हुआ, अंदर बैठक में स्वागत सत्कार हुआ, वो सबसे एक एक करके मिले, जो उनकी हमेशा से एक आदत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पहले दौर की बैठक है, 2024 कह लें, लेकिन इस बैठक में वो 2047 का लक्ष्य रख रहे हैं। आज 25 साल पूरे हो रहे हैं इस गठबंधन के, इस दोस्ती के, इस रिश्ते के, इस परिवार के। तो उसको सेलिब्रेट के साथ साथ आगे अगले 2047 तक के लक्ष्य कि हमारा गठबंधन एक साथ रहेगा, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहा है। तो ये तमाम मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर होगी। लेकिन सबसे पहला एक जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा कि एनडीए के कार्यकाल में भारत ने कितनी तरक्की की, किन किन सेक्टर में तरक्की की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सहयोगी दल से कहां कहां पर हम पहुंचे, हमारे अपनी रीच कहां पर हुई, भारत के लोगों को कितना बेहतर जो मौका मिला है 9 सालों में। तो उस पर ये प्रस्ताव भी पारित होगा। सभी टेबल बजा के इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। और इसके बाद फिर देखिए, कोई भी बैठक जब होती है, या ऐसा कर ले कि कोई जॉइंट फैमिली की बैठक होती है, कोई मसला होता है, तो सबसे पहले जो मुखिया होता है वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति की क्या परेशानी है, वो किस दिशा में सोच रहा है, क्या चाहता है, और क्या अभी तक उसकी सोच है और आगे फ्यूचर के लिए क्या सोच है। तो आज भी विचार विमर्श का आदान प्रदान इस बैठक में चल रहा है। सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से आते हैं सब लोग, अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी के हैं, अलग अलग तमाम तरीके से, चाहे जाति समीकरण की बात करें, चाहे सोच विचार की बात करें। तो एक बार फिर जब परिवार क्या मिला है, संदेश तो देने की कोशिश भी अदिति की गई, क्योंकि पीएम मोदी के ठीक बगल में हम देख रहे हैं कि पलानी स्वामी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के ठीक राइट साइड दरअसल सीएम शिंदे बैठे हुए हैं। इस तस्वीर के मायने क्या निकलते हैं? देखिए, पलानीस्वामी बाहर से रिसीव भी करने आए थे और शिंदे भी बाहर उनको रिसीव करने आए थे। ये दोनों ही, क्योंकि देखिए साउथ, अब नॉर्थ हमेशा से जितना महत्वपूर्ण था, इस बार साउथ भी उतना महत्वपूर्ण है। और अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो नॉर्थ से जो कमी आएगी वो भरपाई साउथ से करनी है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के नतीजे इतने बुलंद नहीं थे, तो ऐसे में ये मैसेज ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भी एनडीए का जो परिवार है वो फैल रहा है, आगे भी फैलेगा। और साथ में शिंदे, क्योंकि एनसीपी का हाल ही में जिस तरीके, देखिए एक तो एनसीपी यहाँ, एक एनसीपी वहां थी बेंगलुरु में, एक शिवसेना यहाँ है तो एक शिवसेना बेंगलुरु में थी। तो अब आप वोट के डिवीजन की चीजें देखेंगे, क्योंकि भले ही लड़ाई जो है राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन ये जो रीजनल रास्तों से होकर निकलेगी, ये आसान नहीं है। चाहे वो विपक्ष जो आज इंडिया की बात कर रहा है, बहुत मंसूबे बुलंद हैं, लेकिन जब आप करप्शन का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में उठाएंगे
फिर आप उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंडिया ठीक के है, लिए, बिल्कुल और वही अदिति। आम आदमी पार्टी आपके बगल में बैठी होगी जी। तो मतलब सवाल इस तरीके के बहुत सारे यकीनन ये अभी खड़े तमाम होंगे, सवाल लेकिन उठ रहे हैं। फिलहाल अदिति, आप बैठक नजर जारी है बनाए और रखिए ये और अपडेट बैठक- आपसे लेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। बैठक चल रही है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए रणनीति बना रहा है कि आखिर 24 की लड़ाई में विपक्षी एकजुटता को तोड़ना कैसे है और इन मुद्दों को लेकर आखिर कैसे काउंटर किया जाना है, क्योंकि आज भी दरअसल भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया और साथ ही नफरत और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी इन्होंने सवाल उठाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ बैठक लगातार चल रही है। पीएम मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश भी की है अपने सहयोगी दलों के लिए। तो विपक्ष भले ही इंडिया नाम के जरिए टीम मोदी को घेरने की प्लानिंग कर रहा है, मगर विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है। तो इसलिए है क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी के सामने फेस कौन होगा, चेहरा कौन है, इसकी जानकारी नहीं है। जिस जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां सीट शेयरिंग पर भी पेंच फंसने की पूरी संभावना है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस किस राज्य में विपक्ष का सीट शेयरिंग वाला मामला जो है वो फंस सकता है, ये भी समझिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। यहां पर दोनों मुख्य विपक्षी दल हैं। कांग्रेस के लोकल जो संगठन के नेता हैं वो लगातार इसको लेकर विरोध भी दर्ज कराते रहे। अध्यादेश का समर्थन करने का जो मुद्दा था, दरअसल अध्यादेश के मुद्दे को लेकर भी आम आदमी पार्टी का ना समर्थन करें, ऐसा पंजाब में कांग्रेस के लीडर्स लगातार आलाकमान से मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। एक बार 17 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल एक साथ आए थे। नतीजा ये कि गठबंधन दरअसल 60 सीट के अंदर सिमट गया। पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश स्थिति यही है। कांग्रेस की लड़ाई सीधे लेफ्ट से और लगातार ये लड़ाई रही है, दशकों तक की लड़ाई। लेकिन इसके बावजूद क्या दोनों दल साथ आ पाएंगे? फिर यही मुद्दा हो जाता है केरल के लिए, जहां कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ है, लेकिन केरल में लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता है। फिर दिल्ली में भी पंजाब वाली स्थिति, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं और यहां पर भी दिल्ली में भी कांग्रेस का संगठन जो है वो आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पर समर्थन नहीं करने की बात कह रहा था। कई लोकल लीडर्स ने इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की, विरोध दर्ज कराया। अब आपको एनडीए और इंडिया के बारे में बताते हैं कि आखिर यह है क्या। दरअसल एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वर्सेस इंडिया की बात अगर की जाए तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसे नाम दिया गया है। तो आप दोनों तरफ देख रहे हैं, एक तरफ मेरे दरअसल एनडीए है जिसके 25 वर्ष भी लगभग पूरे हो गए हैं, और दूसरी तरफ आज की बैठक में इंडिया नाम दिया गया है विपक्षी गठबंधन को।